Hello student, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the solution of chapter Conservation of Plants and Animals. Before that, please subscribe my channel and press the bell icon. So the first question is fill in the blanks. A. ऐसी प्लेस जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में. सो दिस इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को ही कंजर्व करने पर फोकस करते हैं. बी. स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज़ नोन एज व्हाट, दैट इज़ एंडेमिक स्पीसीज़. यानी कि ऐसी स्पीसीज़ जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं उनको एंडेमिक स्पीसीज़ कहा जाता है. सी. माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ डैश चेंजेस. जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो बहुत दूर तक फ्लाई करते हैं, माइग्रेशन करते हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो डिफरेंस है दैट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जो एनिमल्स होते हैं उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट्स में ही प्रोटेक्ट किया जाता है. और बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसमें बायोडाइवर्सिटी लाइक प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व किया जाता है. यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स में ऑल टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है. वेयर एज इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो पाउचिंग होती है, जैसे कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, वो प्रोहिबिटेड होती है. यानी कि वहाँ कोई भी जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर सकते. और बायोस्फीयर रिजर्व्स इट कंटेन्स मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क. इनमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क भी हो सकते हैं. देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो जूज ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियल हैबिटेट में, और इस हैबिटेट को हम एक्स सिटू कंजर्वेशन भी कहते हैं. वहीं पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में, और दिस टाइप ऑफ हैबिटेट इज़ ऑल्सो नोन एज इन सिटू कंजर्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. सो एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर हैं, यानी कि एट द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन, लाइक बंगाल टाइगर, ब्लू व्हेल एक्सेट्रा. वहीं पर एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो हमारे नेचर में अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो पहले से ही ख़त्म हो चुकी हैं, लाइक डायनासोर्स, ग्रेट ऑक एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज़ द फ्लोरा एंड फ्यूना. फ्लोरा आर द प्लांट्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. फ्लोरा प्लांट्स को डिनोट करते हैं जो एक पर्टिकुलर एरियाज़ में पाए जाते हैं, लाइक स्पर्ज एंड हॉगवीड फ्रॉम द नीलगिरी रीजन्स. वेयर एज फ्यूना द एनिमल्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. वो एनिमल जो एक पर्टिकुलर एरियाज़ में पाए जाते हैं, लाइक लंगूर, टाइगर एक्सेट्रा फ्रॉम द नीलगिरी रीजन. नेक्स्ट वन इज़ द डिस्कस द इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग. यहाँ कुछ टर्म दिए गए हैं, उन पर डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स को आपको डिस्कस करना है. फर्स्ट वन इज़ द वाइल्ड एनिमल्स. डिफॉरेस्टेशन का वाइल्ड एनिमल्स पर क्या इफ़ेक्ट होगा. तो डिफॉरेस्टेशन अगर होता है तो एनिमल्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, और विदाउट एनी शेल्टर सभी एनिमल्स डाई करना स्टार्ट करते हैं. तो इसलिए जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो डाई करते हैं और उनकी संख्या कॉन्टिन्यूस घटती चली जाती है. ऑन एनवायरनमेंट पे डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट होता है. तो डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द एनवायरनमेंट एडवर्सली ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस. जो हमारी इकोलॉजी है, वातावरणीय जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज़ होती रहती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और जो सबसे मेन खतरा दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग वो बढ़ता जाता है. सी. ऑन विलेजेस. तो जो विलेजेस होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं. अगर फॉरेस्ट नहीं रहे तो वहाँ से जो एनिमल्स फॉरेस्ट के हैं वो सब गांव की तरफ मूव करेंगे, और जो विलेजर्स हैं उनकी लाइफ को डेंजर होता है.
उन एनिमल्स से। वहीं पर जो विलेजर्स हैं बहुत सारे सामान के लिए यानी कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, लाइक फ्रूट, फ्यूल, वुड, और वो सब इनको नहीं अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट वन डी, सिटीज़ पर। तो जब डिफोरेस्टेशन होगा तो सिटीज़ भी अफेक्ट होंगी, क्योंकि डिफोरेस्टेशन की वजह से जो सिटीज़ हैं वहाँ पर भी पोल्यूशन लेवल इंक्रीज़ होगा, CO2 का कंसंट्रेशन कॉन्टीन्यूस इंक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ पर भी जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से वहाँ नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड और ड्रॉट का खतरा बहुत ज़्यादा होगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिटीज़ और विलेजेस दोनों ही अफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट्स ऑन अर्थ। तो अगर डिफोरेस्टेशन कॉन्टीन्यूस होता जा रहा है तो बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जो अर्थ को झेलने पड़ेंगे, लाइक डिफोरेस्टेशन की वजह से कॉन्टीन्यूस डेजर्टिफिकेशन होगा, ड्रॉट और फ्लड का खतरा हमेशा बना रहेगा, और बिकॉज प्लांट अगर ख़त्म हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कॉन्टीन्यूस अर्थ पे इंक्रीज़ होता चला जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हमारी अर्थ पे बढ़ता चला जाएगा। वहीं पर जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से या तो स्कैरसिटी ऑफ वाटर यानी कि रेन कम हो सकती है या बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से फ्लड का भी खतरा होगा। तो देयर आर सो मेनी नेचुरल कैलेमिटीज कैन बी ऑकर्स बिकॉज ऑफ द डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट इज द इफ़ेक्ट्स ऑन नेक्स्ट जनरेशन। तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके लिए भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि अभी जो ब्यूटीफुल फ्लोरा और फ्योना हमारी अर्थ पे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द डिफोरेस्टेशन। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो उनको नहीं देख पाएगी। वहीं पर जो बिकॉज ऑफ द प्लांट्स जो हमारा एनवायरमेंटल बैलेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो इम्बैलेंस हो जाएगा, और इस तरह का जो क्लीन और कूल एनवायरनमेंट है, हेल्दी एनवायरनमेंट, उनको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट इज़ What will happen if we go on cutting trees? क्या होगा अगर हम कॉन्टीन्यूस ऐसे ही पेड़ों को काटते रहे? तो अगर हम ऐसे ही पेड़ों को काटते रहे तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो अफेक्ट होंगी। फर्स्ट, इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि जो एटमॉस्फेरिक जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, उसका संतुलन खराब हो सकता है। सेकेंड इज़ द सॉइल इरोजन। तो जो टॉप सॉइल है वो बह जाएगी, जिसकी वजह से जो फर्टाइल लेयर है वो ख़त्म हो जाएगी और जो लैंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द डेजर्ट। थर्ड वन इज़ द चांसेस ऑफ द फ्लड्स एंड ड्रॉट, क्योंकि वाटर साइकिल डिसबैलेंस हो जाएगी। फोर्थ, मैनी एनिमल्स लॉस्ट देयर शेल्टर। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट छिन जाएगा। फिफ्थ, देयर विल बी अ स्कैरसिटी ऑफ थिंग्स लाइक फ्रूट, पेपर विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब्ड। अगर एनिमल्स के हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया तो एनिमल्स हैं वो एंडेंजर्ड हो जाएंगे या एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि विदाउट शेल्टर और हैबिटेट के वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सी, इफ़ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ रिमूव्ड। और अगर टॉप लेयर ही रिमूव्ड हो गई तो जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देगा और वो टर्न हो जाएगा इनटू द डेजर्ट, सो इट कॉजेज डेजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट इज़ द वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए? तो बायोडाइवर्सिटी इज़ कंजर्व टू सेव देम फ्रॉम द एक्सटिंक्शन। हमें बायोडाइवर्सिटी इसलिए सेव करनी चाहिए ताकि वो ख़त्म ना हो जाए या विलुप्त ना हो जाए। बी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। वाई? तो जो ऐसे फॉरेस्ट है जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है वो भी कम्प्लीटली सेफ़ नहीं है वाइल्ड लाइफ के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इसलिए सेफ़ नहीं है क्योंकि उसके बहुत सारे लॉज बनाने के बाद भी वहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनका शिकार होता है, जिससे उनकी संख्या घटती जा रही है। नेक्स्ट इज़ द सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल। हाउ? तो कुछ ट्राइबल्स जंगल पर डिपेंड करती है। कैसे? कुछ ट्राइबल्स जंगल पर इसलिए डिपेंड करती हैं क्योंकि वो अपना खाना, क्लोथ्स, शेल्टर, सब कुछ उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल होती हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट, इसलिए वो डिपेंड करती हैं फॉरेस्ट पर। नेक्स्ट इज़ द व्हाट आर द कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के क्या कॉजेज़ हैं और उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, किस वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है और उसका क्या इफ़ेक्ट नेचर पर हो रहा है। तो कॉजेज़ ऑफ द डिफोरेस्टेशन आर, कॉजेज़ डिफरेंट कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। फर्स्ट वन इज़ द पॉपुलेशन, क्योंकि उनके रहने के लिए फॉरेस्ट को काट कर उसको लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। सेकंड इज़ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको फूड अवेलेबल कराने के लिए
फॉरेस्ट को कट करके उसको फील्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है। थर्ड वन इज़ द फायरवुड, यानी कि जो जंगलों से लकड़ी मिलती है उसको लोग यूज़ करते हैं ईंधन के तौर पे, तो उसके लिए भी पेड़ों को लार्ज अमाउंट में काटा जा रहा है। नेक्स्ट, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशंस आर सॉइल इरोजन। तो सबसे पहले जो डिफोरेस्टेशन है वो सॉइल इरोजन को कोज करता है। सेकेंड, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव करते हैं फॉरेस्ट में वो कॉन्टीन्यूस प्लांट्स कटेंगे तो उनका जो एनिमल्स है उनका शेल्टर लॉस हो रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी भी लॉस्ट होती जा रही है। नेक्स्ट, फ्लड्स एंड ड्रोट्स, तो डिफोरेस्टेशन की वजह से बाढ़ और सूखा होने का खतरा भी है। फिफ्थ, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कॉन्टीन्यूस पेड़ कट रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कॉन्टीन्यूस एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा है। सिक्स, डिस्ट्रप्शन ऑफ द वाटर साइकिल, तो जो वाटर साइकिल है वो डिसबैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से फ्लड्स एंड ड्रॉट्स का डेंजर है। तो हियर आर सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट इज द व्हाट इज़ द रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक एक रिकॉर्ड बुक होती है जिसमें जितनी भी प्लांट और एनिमल्स जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, यानी कि जो लुप्त होने की कगार पर हैं, उन सभी एनिमल्स और प्लांट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उस बुक को रेड डाटा बुक कहा जाता है। नेक्स्ट इज द व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन से आप क्या समझते हो? तो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसम में बदलावों के कारण पक्षी अपनी जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पर प्रत्येक वर्ष ट्रैवल करते हैं और इसी को माइग्रेशन कहा जाता है। जो माइग्रेशन होता है उसके डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं, वो लॉन्ग समर डेज को एंजॉय करने भी जा सकते हैं, या फिर वह टाइम उनका ब्रीडिंग टाइम होता है, उसके लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट वन इज द in order to meet the ever increasing demand in factories and for shelter, trees are being continually cut. Is it justified to cut trees for such projects? Discuss and prepare a brief report. तो जो इंक्रीजिंग डिमांड है फैक्ट्रीज़ की या शेल्टर की, उसकी वजह से जो ट्रीज़ होते हैं उनको कॉन्टीन्यूस काटा जा रहा है। तो क्या यह ट्रीज़ के लिए इन प्रोजेक्ट को काटना सही बात है? तो इस पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है और वो रिपोर्ट आप अपनी तरफ से भी तैयार कर सकते हो, या जो रिपोर्ट यहाँ पर दी हुई है उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो। ऐसे लगातार पेड़ों को काटना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम पेड़ ही नहीं काट रहे, हम दूसरे जो जानवर जंगलों में रहते हैं, पक्षी और जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम उनसे उनका शेल्टर भी छीन रहे हैं। और इस तरह से लगातार पेड़ों को काटना हमारे एटमॉस्फेयर या हमारे नेचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे हमारे जो नेचर का संतुलन है वो ख़राब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, और उससे बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होती हैं। नेक्स्ट इज़ द How can you contribute to the maintenance of green wealth of your locality? Make a list of actions to be taken by you. तो आप अपनी लोकेलिटी में, अपने आसपास ग्रीनरी को बनाने के लिए क्या कर सकते हो, उन सारे कार्यों की आपको सूची बनानी है। तो फर्स्ट वन इज़ द आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हो अपने आसपास, और जो प्लांट्स वहाँ ग्रो हैं या आपने जो और ग्रो किए हैं उनको रेगुलरली पानी देकर उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। थर्ड, अपने आसपास के लोगों को पेड़ों के बेनिफिट्स समझा के उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हो। फोर्थ, दे शुड ऑल्सो बी टॉट अबाउट द हार्म्स ऑफ द कटिंग ट्री, और पेड़ काटने से क्या क्या नुकसान होते हैं वो सब आप उनको बताकर पेड़ काटने से रोक सकते हो। नेक्स्ट इज़ द एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। तो आपको ये बताना है कि पेड़ों को ऐसे लगातार काटने से रेनफॉल में क्यों कमी आती है, क्योंकि जो वाटर साइकिल है वो डिपेंड होती है प्लांट्स पे। अगर हम कटिंग करते रहेंगे प्लांट्स की लगातार तो रेनफॉल डिक्रीज होगा उस एरिया में, क्योंकि प्लांट्स ही नहीं होंगे तो वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और जब सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होगा नहीं तो प्लांट्स से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा या वाटर इवेपोरेट नहीं होगा एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर क्लाउड फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो रेनफॉल ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। तो इस तरह से जो डिफोरेस्टेशन है वो रिड्यूस रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज द Find out about national park in your state. Identify and show their location on the outline map
ऑफ इंडिया। तो आपको अपने एरिया में जो भी नेशनल पार्क है उसको आइडेंटिफाई करना है और इंडिया के मैप पे उसको शो करना है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देकर बताया गया है कि जो पेरियार नेशनल पार्क है जो केरला में सिचुएटेड है, तो उसको मैप में शो किया हुआ है। ऐसे ही आप अपनी तरफ से कोई और नेशनल पार्क भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द व्हाई शुड पेपर बी सेव्ड, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर। तो आपको पेपर क्यों सेव करने चाहिए, और आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें आप डिफरेंट वेज लिख सकते हो जिस तरह से आप पेपर को सेव कर सकते हो। तो पेपर को सेव करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि जो पेपर्स होते हैं वो वुड पल्प और जो ट्री की बार्क्स होती है यानी कि जो स्टेम होती है उसका यूज़ करके पेपर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। और अगर हमने पेपर सेव नहीं किए तो पेपर बनाने के लिए कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कॉन्टीन्यूस ऐसे ही होता रहेगा, जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो भी डेंजर में आ सकती है। सो डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम पेपर को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट इज पेपर शुड बी रिसाइकिल्ड। हम पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको डिफरेंट तरीक़ों से किसी और रूप में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, हमें पेपर को बिना वजह से फाड़ कर इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। थर्ड, वेस्ट पेपर को कलेक्ट करके उन्हें फैक्ट्रीज़ में सेंड करना चाहिए ताकि वो रिसाइकिल हो सके। और भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पेपर को सेव कर सकते हैं। लाइक पेपर्स की आपको दोनों तरफ यूज़ करनी चाहिए लिखने के लिए, और अगर ज़रूरत नहीं है तो आप हार्ड कॉपी में ना लिखकर उसको कंप्यूटर में टाइप करके सॉफ्ट कॉपी में लिखकर सेव कर सकते हो। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। सो ओके स्टूडेंट, hope you understood the questions. Please learn and revise the solution of this chapter. Subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.